बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। लेकिन जैसे ही ये इत्मीनान हो गया एस्टेब्लिशमेंट को, तो साथ ही पता चला कि जी तोशाखाना 2 की तारीख का ऐलान हो गया। अब कल सुबह 10 बजे समात रखी है। अब देखते हैं रात के कैंसिल होती है या चलती रहती है। और ये भी देखना पड़ेगा कि ख़ानदान के अफराद को, वकला को, सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। बहरहाल तोशाखाना 2 का जो केस है वो लंबे अरसे के बाद एक मरतबा फिर लगाया गया अडियाला जेल में। देखना यह कि इमरान खान साहब क्या बात करते हैं। इमरान खान पे इन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाए ना, ये सारे अपनी जुबानों से इकरार भी कर रहे हैं और अपने हाथों से वो सारे काम भी कर रहे हैं। ये कहते थे इमरान खान को कि उसने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। भाई, जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन सारी पॉलिटिकल पार्टी से ली थी और मरियम नवाज ने कहा था जी शुक्र है मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी। आज मरियम नवाज की ईमा के ऊपर मरियम नवाज की अपनी मुशावरत के साथ नवाज शरीफ और उसका भाई और ये सारे मिलकर हाफिज सैयद आसिफ मुनीर साहब को एक्सटेंशन देने का फैसला कर चुके हैं, जिसे राणा सनाउल्लाह के जरिए से इन्होंने ऐलान भी करवा दिया, अनाउंस करवा दिया जनाब कि डिजर्विंग कैंडिडेट यही है। पाकिस्तान बनते साथ ही पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद रख दी गई। और यह बात मैं नहीं कर रहा, यह किताबों में लिखा है। उस वक्त के एयर चीफ मार्शल की किताब में यह बात लिखी है। जनरल ज़िया उल हक ने कहा कि हमारी अदलिया आजाद है। फिर उसी अदलिया ने भुट्टो को सूली पर चढ़ा दिया। 40 साल बाद अदलिया ने तस्लीम किया गलती हो गई, माफी मांगी, लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। बदकिस्मती से जज इस्तेमाल हुए। जनरल ज़िया उल हक वर्दी में बैठा था, बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कह रहा था कि भुट्टो केस की अपील में सुप्रीम कोर्ट में है, अदलिया आजाद है, जो फैसला देगी कबूल होगा। और फिर अदलिया ने भुट्टो शहीद को सूली पर लटका दिया। इसी बेंच के जजेस ने बाद में कहा दबाव था। 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस में अपनी गलती तो तस्लीम की, मगर सजा किसी को नहीं हुई। उस वक्त सजा सिर्फ भुट्टो को नहीं मिली, उसके साथ इस मुल्क की आवाम थी जिसके साथ मिलकर भुट्टो शहीद अशराफिया से लड़ रहे थे और जजेस ने खुशी से खुद को इस्तेमाल होने दिया। आज इमरान खान उसी जगह पे खड़ा है, लेकिन जजेस जो है वो इसी तरह आलाकार बने हुए हैं, इसी तरह सहूलतकार बने हुए हैं। नाज़रीन, अच्छी खबर आज ये है, अलीमा खानम के जो बेटे हैं वो रिहा हो गए। दोनों को जमानत मिल गई है। बड़े बेटे को भी मिल गई जो बिल्कुल ही बेगुनाह था, दूसरे को भी मिल गई और दोनों को जमानत मिली कि 27 महीने के बाद। ये कौन सा तरीका है भैया, आपने बंदे पकड़ के गिरफ्तार कर लिए, बंदे इधर ही थे, आपने पहले गिरफ्तार ही नहीं किए। 27 महीने के बाद आप गिरफ्तार कर लें। नाज़रीन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखें अपोजिशन का एक रोल होता है। इस वक्त तो अपोजिशन है ही नहीं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेल के अंदर क़यादत मौजूद है, उन्होंने इस मुश्किल सूरत हाल में एक खत लिखा है और उस खत में उन्होंने बताया कि करना क्या चाहिए। यह खत आया है लाहौर में कोट लखपत जेल से। शाह महमूद कुरैशी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, मियां महमूद रशीद है, उमर सरफराज चीमा है और एजाज चौधरी है। इन्होंने हुकूमत को खत लिखा है कि अब करना क्या है। उन्होंने कहा पंजाब मुकम्मल तौर पे तबाही के दहाने पे पहुंच गया है। सैलाब ने खुराक और ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचा दिया है। हुकूमत ने वक्त पर गंदम खरीदने का फैसला जो नहीं किया और जो गंदम ना खरीदने का फैसला किया, अब स्टॉक खत्म हो गया है। किसानों का जखीरा सैलाब में ज़ाया हो रहा है। कीमत 3700 रुपए मन तक पहुंच गई है, बल्कि अब इससे भी ऊपर जा रही है। तो नवंबर में गंदम की काश्त अब मुमकिन नहीं रही कि आप गंदम को काश्त करें। तो खुराक की पाकिस्तान में अब किल्लत पैदा होने जा रही है। ये जेल में बैठे हुए लीडर्स कह रहे हैं। बाहर बैठे हुए लोगों को टिकटॉक बनाने से फुर्सत नहीं है, वो जेल में बैठे हुए बता रहे हैं जनाब ये सूरत हाल पैदा हो गई है। चावल की फसल तबाह हो चुकी है। चावल की कीमत आने वाले दिनों में बढ़ेगी। चावल की बरामदात मुतासिर होंगी। आपके जो ज़र मुबादला आता है या जो आप बाहर भिजवाते हैं अपनी अजनास और उनसे आपको पैसा आता है, वो आना आपका बंद हो जाएगा या कम होगा। तो जनाब मकई और सब्जियां भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। कपास की फसल पहले ही आधी हो गई थी, वो जो रह गई थी वो भी तबाह हो गई है। अब जो आपका टेक्सटाइल का सेक्टर है या जो कपड़ा बनाते हैं, धागा बनाते हैं, उन सबको कपास बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी और खूर्दनी तेल भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इन्होंने सिर्फ मसाइल नहीं बताए, तजावीज़ दी है कि ज़र मुबादला के हालात बहुत खराब होने जा रहे हैं। गुर्बत और बेरोजगारी में और महंगाई में बहुत इजाफा होने जा रहा है। हुकूमत को फौरी तौर पे क्या करना चाहिए जिससे पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो, ये वो बता रहे हैं। नंबर 1, जितने भी मुतासरा अजला हैं उनको आबपाशी टैक्स जो होता है आबियाना, उससे मुस्तस्ना करार दिया जाए। टैक्स खत्म करें उनके। ज़रई इनकम टैक्स जो है वो मुअख्खर कर दिया जाए। छोटे किसानों के जितने भी ज़रई कर्जे हैं वो माफ कर दिए जाए और हुकूमत फौरी तौर पर खुराक के हुसूल के इकदाम करे। देखें
पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी बड़े पैमाने पर। हो सकता है इस दफा में चावल भी इंपोर्ट करने पड़े। तो खुराक पाकिस्तान में पूरी करनी पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी, क्योंकि किसान की जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए सैलाब उतरने के बाद, वो चारा होनी चाहिए। सबसे पहले चारे का बंदोबस्त किया जाएगा ताकि जो जानवर हैं उन्हें महफूज रखा जा सके। पाकिस्तान जो है दूध पैदा करने वाले बड़े मुल्कों में से एक है। पाकिस्तान में दूध की खपत भी बहुत ज्यादा है, और अगर दूध की पैदावार कम होती है, जो हालात पैदा हो गए हैं उसके बाद, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। लिहाजा फौरी तौर पे ये इकदाम पाकिस्तान को करने पड़ेंगे। एक तो खुराक जितनी मैक्सिमम हो सकती है पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हमारी सरजमीन पे तो अब है नहीं। हुकूमत ने पहले खरीद कर स्टोर की नहीं, तो अब गंदम जो थी वो बहुत सारी ज़ाया भी हो गई है, और अगले साल गंदम लगने की कोई उम्मीद नहीं है कि उतने बड़े पैमाने पर लगेगी जैसे नॉर्मली पाकिस्तान में, खासतौर पर पंजाब में लगती है। तो ये सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। इससे निकलने की तजावीज़ भी उन्होंने दी हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुल्क को अब सिर्फ कर्जों पे चलाएंगे। ये जो मौजूदा हुक्मरान है, एस्टेब्लिशमेंट और उनके साथ जितना ही टोला मिला हुआ है, इन सबको इस बात का आइडिया है कि ना इन्हें टैक्स कलेक्शन ठीक तरीके से हो रही है, ना ये ज़र मुबादला के ज़खायर संभाल पा रहे हैं, और पैसा इकट्ठा करने के तमाम ज़राए नाकारा कर दिए हैं इन्होंने। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की रुक गई हैं, बहुत कम एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, ज़राअत में मुकम्मल तौर पर अब तबाही हो चुकी है, सियाहत पाकिस्तान में ना होने के बराबर, ओवरसीज वो वैसे ही नाराज हैं, सरमायाकारी तकरीबन सिफर है। और ये सारे मानते हैं कि SIFC आर्मी चीफ ने बनाया, उसमें उन्होंने बड़ा जोर लगाया, अपने सारे जर्नैल ला के बिठाए, लेकिन फिर भी SIFC कामयाब नहीं हुई। वो एक सफेद हाथी है और उसमें किसी किस्म की कामयाबी पाकिस्तान को नहीं मिली। लॉ एंड ऑर्डर की और अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है, उसके बारे में हर दूसरे दिन रिपोर्ट्स आती हैं। अभी खैबर पख्तूनख्वा के बारे में एक रिपोर्ट आई है, दहशतगर्दी के 605 वाकयात हुए हैं 8 महीने के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में, 605 वाकयात, और 138 शहरी इसमें जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर तो नो गो एरिया बन गया है। तो ये कैसे मुल्क चलेगा? ये सिर्फ कर्जों पे चलेगा। ये कर्जे हासिल करते जाएंगे क्योंकि इन्होंने वापस नहीं करने। ये रिटायर होकर भाग जाएंगे पाकिस्तान से, ये यहां पाकिस्तान में रहेंगे ही नहीं। इन्होंने रिटायर होकर निकल जाना है, सियासतदान जो है उन्होंने जुतियां छोड़ के भाग जाना है, और ये कर्जा पाकिस्तानियों को वापस देना पड़ेगा। देखिए, परवेज मुशर्रफ ने जो पैसा लिया, क्या उसने वापस किया? जो पैसा ज़ियाउल हक ने लिया, क्या उसने वापस किया? या जो पैसा नवाज शरीफ ने लिया, क्या उसने वापस किया? या जो बेनजीर ने कर्जा लिया, क्या उसने वापस किया? ये कर्जा वापस पाकिस्तान की आवाम को करना पड़ेगा। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा।